आज का टॉपिक है इंसुलेशन। इंसुलेशन मतलब सूर्याताप। सूर्याताप किसको कहते हैं? सौरिक ऊर्जा को ही सूर्याताप कहते हैं। मतलब सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको ही सूर्याताप कहते हैं या इंसुलेशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रिवार्था, जब भी हम कुछ लिखते हैं किसी चीज़ का डिफिनीशन तो कोशिश करते हैं कि एक हम किसी न किसी ज्योग्राफर्स का जो लिखा होता है डिफिनीशन उसको ज़रूर लिखें। ट्रिवार्था के अनुसार लघु तरंगों के रूप में संचालित और 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से भ्रमण करती हुई प्राप्त सौरिक ऊर्जा को सौर विकिरण या सूर्यातप कहते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि लघु तरंग के रूप में जो सूर्य के द्वारा जो निकलती है ऊष्मा या ऊर्जा वो शॉर्ट वेव्स के रूप में निकलती है और क्या उसका स्पीड होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से भ्रमण करती है और ये धरातल तक पहुंचती, इसी को सूर्यातप कहते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रिवार्था। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य के आंतरिक भाग में अत्यधिक दबाव तथा उच्च तापमान के कारण नाभिकीय फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होने से ऊष्मा का जनन होता है। यह ऊष्मा ऊर्जा रूप में विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा विकिरण होती है जो स्थिर होता है पृथ्वी की सतह के प्रति इकाई या वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट 2 ग्राम कैलोरी प्राप्त होती है। जो मात्रा स्थिर होती है इसे सौरिक स्थिरांक कहते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो टेम्परेचर जो सूर्य में इतना ज़्यादा है वो इसलिए है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन है 90%, 10% वो हीलियम है। नाइट्रोजन का फ्यूज़न होता है, इसमें विस्फोट होता है जो कि वो हीलियम में चेंज होता है। उस दरमियान ऊष्मा की उत्पत्ति होती है और बहुत ज़्यादा, और यही जो है ऊष्मा जो है वो किस रूप में होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में ये निकलती है और जो कि स्थिर होती, मतलब ये कंटिन्यू सेम मात्रा में निकलती रहती है, इसमें बहुत अंतर नहीं होता है। पृथ्वी की सतह पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर में प्रति मिनट 2 ग्राम कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है और ये चूँकि स्थिर होती है इसीलिए इसको सौरिक स्थिरांक या सोलर कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, मेन कहाँ से टेम्परेचर आया ये समझ में आ गया है ना। दूसरा, सौरिक ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में विकिरण होता है जो लघु तरंग होती है। इसका वेव क्या होता है? शॉर्ट वेव्स होते हैं। वेन के विस्थापन नियम के अनुसार, वेन ज्योग्राफर थे, इनके विस्थापन नियम के अनुसार विकिरण करने वाली वस्तु का निरपेक्ष तापमान जितना ही अधिक होगा उसके विकिरण की तरंग लंबाई उतनी ही छोटी होगी तथा तापमान जितना कम तरंग लंबाई उतनी ही बड़ी होगी। ये सिंपल सा बात है कि चूँकि सन की रोशनी में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है इसलिए उसका जो वेवलेंथ होता है वो शॉर्ट होता है और जो कम टेम्परेचर होता है जैसे पृथ्वी, उसके मामले में बहुत कम टेम्परेचर विकिरण करती है। पृथ्वी भी सूर्य से गर्म होती है, उसके बाद वो अपने पार्थिव विकिरण के द्वारा वो एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर को का विकिरण करती है। तो ये जो होता है चूँकि पृथ्वी कम गर्म होती है इसलिए इसका जो वेवलेंथ होता है वो बड़ा होता है और चूँकि सन बहुत गर्म होती है तो उसका वेवलेंथ छोटा होता है। सिंपली ये वेन का विस्थापन नियम यही है कि जो जितना ज़्यादा गर्म होगा उसका वेवलेंथ उतना ही छोटा होगा, जो जितना कम गर्म वस्तु होगा जिससे कि विकिरण निकल रहा उसका वेवलेंथ उतना ही अधिक होगा। ठीक है, ये आपका एक नियम भी पढ़ लिए। सूर्य के धरातल का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊष्मा का संवहन सूर्य के बाहरी सतह से होता है जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं और ऊर्जा को फोटॉन कहते हैं। जो बाहरी परत है सन का उसको कहते हैं फोटोस्फीयर। इसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड और जो उस ऊर्जा निकलती है, जो निकलता है जो ऊर्जा, उस ऊर्जा को कहते हैं फोटॉन। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल का औसत तापमान -23 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का औसत तापमान -23 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका आएगा। पृथ्वी के धरातल का औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये सब हम लोग इसके बारे में लिख देंगे, सौरिक विकिरण के बारे में, क्योंकि ये सारा कुछ हमको सूर्य के द्वारा ही प्राप्त होता है। सूर्यातप का वितरण,
सर्वाधिक सूर्यातप भूमध्य रेखा के पास होती है क्योंकि सूर्य की किरणें लगभग लंबवत होती है। सबसे बड़ा सर्कल कौन सा है? भूमध्य रेखा है। जब भूमध्य रेखा सबसे बड़ा सर्कल है और बाहर की ओर निकला हुआ है तो नेचुरली है कि यहाँ पे सूर्य काफ़ी दूर है, तो ये सीधी रोशनी पड़ती है हमारे भूमध्य रेखा पे, और उस हिसाब से भूमध्य रेखा के पास सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। और जैसे जैसे हम नॉर्थ या साउथ पोल जाते रहते हैं, चूँकि पृथ्वी गोल शेप में है, और जैसे जैसे ऊपर और नॉर्थ पोल साउथ पोल जाते हैं तो वो क्या होता है कि वो उसका वो जो है तिरछा, सूर्य की रोशनी जो पड़ती है वो तिरछी पड़ती जाती है, स्ट्रेट नहीं पड़ता है। इसलिए जैसे जैसे उत्तरायण या दक्षिणायन जाते हैं टेम्परेचर कम होता है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर विषुवत रेखा पे होता है। अब इसको कैसे हम बांटते हैं? पहला है निम्न अक्षांशीय ट्रॉपिकल जोन, 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य प्रत्येक स्थान पर 2 बार अधिकतम तथा 2 बार न्यूनतम सूर्यातप होता है। ठीक है, ये जो है आपका, इसको हम लोग एक फिगर के द्वारा बनाएंगे, एग्जाम में जरूर फिगर बना देंगे, है ना। इसका फिगर हम लोग इसमें हम लोग दिखा देंगे। 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इसके बीच का जो है वो कैसा है? वो निम्न अक्षांशीय है, या फिर इसको कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है 2 बार। यहाँ पे क्या होता है कि सन जो होता है वो यहाँ पे स्थित होता है, पहले वो 0 डिग्री पे, कब? मार्च में और सितंबर में। और जैसे जैसे ये होता है सर, उत्तरायण जब होती है तो सन जो है वो कर्क रेखा पे सीधी होती है, फिर वो दक्षिणायन होती है तो वो मकर रेखा पे सीधी हो। तो वो ये क्यों होती? क्योंकि पृथ्वी थोड़ी सी टिल्टेड है, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, इस वजह से। तो इस दरमियान जो है सन जो है इक्वेटर से ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, ये प्रक्रिया चलती रहती है, जिसकी वजह से हर क्षेत्र में जो है वो 2 बार सन की सीधी रोशनी पड़ती है। कहाँ से कहाँ? 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में। तो आप लोग ये डायग्राम बना लेंगे। दूसरा जो एक और है, ये हमारा है मध्य अक्षांशीय क्षेत्र। ये है कहाँ से? 23.5 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में, और यहाँ पे 23.5 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में। ये नॉर्थ हो गया हेमिस्फीयर, ये साउथ में। ये जो एरिया है वो कौन सा है? एरिया है वो मध्य अक्षांशीय एरिया है, इसको टेम्परेट जोन भी कहते हैं, है ना। और इसमें यहाँ पे एक बार ही अधिकतम और एक बार न्यूनतम तापमान होता है। यहाँ पे चूँकि सूर्य कभी भी इस एरिया में स्ट्रेट नहीं होता है, हमेशा तिरछा ही होता है, और यहाँ पे भी तिरछा ही होता है। अब और ये लास्ट वाला जो है ये ध्रुवीय मंडल, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा तिरछा होता है, सूर्य की स्थिति बहुत ज़्यादा तिरछा होती है, जिसके कारण कि यहाँ पे बहुत ही कम टेम्परेचर प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे जो है जब उत्तरायण होता है तो 6 महीना उत्तरी ध्रुव में नॉर्थ पोल पे 6 महीना जो है वो दिन होता है, और जब दक्षिणायन होती है सूर्य, है ना, तो वो यहाँ पे 6 महीना यहाँ पे साउथ पोल के पास में दिन होता है। तो ये जो है पृथ्वी के टिल्टेड होने की वजह से, 23.5 डिग्री पे झुके होने की वजह से ये क्रिया होती है। ये आप लोग डायग्राम इसमें बना देंगे जब आप दिखाएंगे कि कौन कौन सा मंडल में कौन कौन सा कितना कितना टेम्परेचर होता है। तो ये हो गया सबसे पहले निम्न अक्षांशीय ट्रॉपिकल जोन, 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य प्रत्येक स्थान पर 2 बार अधिकतम तथा 2 बार न्यूनतम सूर्यातप प्राप्त होता है। दूसरा मध्य अक्षांशीय मंडल जो है 23.5 डिग्री से 60 डिग्री दोनों अक्षांशों के मध्य प्रत्येक स्थान पर वर्ष में 1 बार अधिकतम तथा 1 बार न्यूनतम सूर्यातप होता है। ये कब होगा? जब नॉर्थ और साउथ की तरफ में मूवमेंट होगा सन का, सन जो स्ट्रेट होता है दक्षिणायन और उत्तरायण के टाइम में। तीसरा है ध्रुवीय मंडल, 60 डिग्री से 90 डिग्री तक के दोनों गोलार्ध में एक ध्रुव में ध्रुवों के चारों ओर वर्ष में 1 बार अधिकतम तथा 1 बार न्यूनतम सूर्यातप प्राप्त होता है। अधिकतम कब होगा? नॉर्थ में जब उत्तरायण होगा तो पूरे के पूरे पोलर नॉर्थ पोल के पास में 6 महीना दिन रहता है, और जब दक्षिणायन हुआ तो साउथ पोल के पास में 6 महीना दिन रहता है। तो इस समय ये न्यूनतम और अधिकतम तापमान को प्राप्त करता है। 1 बार वर्ष में सूर्यताप 0 हो जाता है,
और जब ये दक्षिणायन होगा तो उत्तरी ध्रुव पे एकदम शून्य हो जाएगा सूर्य तप, और जब सूर्य उत्तरायण होगा तो दक्षिणी ध्रुव पर शून्य हो जाएगा टेम्परेचर, है ना। तो ये हो गया 3 मंडल हम लोग बना करके इसको डायग्राम के साथ में दिखा देंगे, जो भी हम डायग्राम बनाए हैं। सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं, जिससे कि सन के द्वारा जो प्राप्त जो होती है किरणें वो किस किस चीज़ से प्रभावित हो जाती है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। सूर्य की किरणों, पहला है सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन। अभी जो बताएं हम लोग कि जब सूर्य इक्वेटर के ऊपर होती है, दूर होने की वजह से इक्वेटर का सबसे बाहरी जो सर्कल है वो सबसे, इक्वेटर का क्या है, सबसे बड़ा सर्कल होता है और वो बाहर की ओर निकला होता है, तो सन के द्वारा सीधी रोशनी वो पड़ती है। तो ये इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे अधिकतम गर्मी होती है। और जैसे जैसे ये चूँकि कर्व है अर्थ, तो जैसे जैसे जाएगा तो क्या होगा, तिरछा होते जाएगा। जब तिरछा होगा तो यहाँ पे हमेशा रोशनी तो दिखेगी, बट वो क्वांटिटी जो यहाँ पे मिल रहा है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि एरिया इसका बड़ा हो जाएगा। कभी भी आप टॉर्च को मार करके टॉर्च जला के देखो, जब स्ट्रेट जलाते हो तो छोटा होता है, और जब साइड होता है तो एरिया बड़ा हो जाता है, लेकिन वहाँ पे मात्रा इसकी सबको कम मिलती है ना। जैसे दोपहर में क्या होता है, सर के ऊपर जब धूप होता है तो हमको ज़्यादा गर्मी होती है ना। मॉर्निंग और इवनिंग में क्या होता है, लाइट तो होता है, बट चूँकि तिरछी रोशनी पड़ रही होती है, स्ट्रेट नहीं होता, तो हमको टेम्परेचर कम मिलता है। द सेम थिंग यहाँ पे है। तो सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन, इसमें हम लोग, दूसरा है दिन की अवधि कितनी है, तीसरा है पृथ्वी के से सूर्य की दूरी, ये भी फ़र्क पड़ता है, चौथा सौर कलंक, और पांचवा वायुमंडल का प्रभाव, इसमें कौन कौन सा प्रकीर्णन, प्रत्यावर्तन, अवशोषण, ये 3 हम लोग पढ़ेंगे आगे जा कर के। तो पहला है कि सूर्य की किरणों का तिरछापन, अभी हमने जो बताया, पृथ्वी के गोलाकार रूप के कारण सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत तथा इसके उत्तरायण तथा दक्षिणायन होने पर तिरछा हो जाता है, जिसके कारण तापमान ध्रुवों की तरफ कम होता जाता है। और इसके 2 कारण हैं। पहला है कि तिरछापन होने के से कैसे टेम्परेचर कम मिलता है, इसके 2 कारण हैं। पहला, लंबवत किरण का क्षेत्र कम मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होता है, तिरछी में इसके विपरीत होता है। क्या होता है, जो लंबवत किरण होती है क्षेत्र कम होता है, लेकिन मात्रा क्या होता है, अधिक होता है। किसका, टेम्परेचर का, एरिया कम और टेम्परेचर की मात्रा अधिक होती है जब स्ट्रेट होता है, तो जैसे दोपहर में। और जब दूसरा है कि इसके तिरछी में इसके विपरीत होता है, टेम्परेचर, एरिया ज़्यादा, टेम्परेचर कम। दूसरा है सीधी किरणों को वायुमंडल की पतली परत पार करना पड़ता है, अपेक्षाकृत तिरछी किरणों को मोटी परत पार करनी पड़ती है, तो ऊष्मा की मात्रा नष्ट हो जाता है। ये भी बात सही है, जब तिरछा होगा तो मोटा लेयर होगा एटमॉस्फेयर का, जिसको पार करना पड़ेगा, और स्ट्रेट को कम, जिसकी वजह से सूर्यातप में अंतर होता है। तीसरा जो है आपका वो है दिन की अवधि, दिन कितना बड़ा है ना। सामान्यतः क्या कहते हैं कि जितना बड़ा दिन होगा उतना अधिक टेम्परेचर होगा। सामान्य स्थिति में दिन की अवधि तथा जितनी अधिक होगी सूर्यातप की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। सिर्फ भूमध्य रेखा पर दिन सदैव 12 घंटे का होता है। विषुवत रेखा पे दिन और रात बराबर होता है, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात, क्योंकि प्रकाश वृत्ति इसको 2 बराबर भाग में बांटती है। प्रकाश वृत्त किसको कहते हैं, जब सन जो है वो, जब यहाँ पे मान लीजिए पृथ्वी है और यहाँ पे सन है, तो सन जो है क्या, वो आधा ही हिस्सा को ये क्या करेगी, जहाँ पे लाइट आएगा आधा हिस्सा, और ये जो आधा हिस्सा क्या होगा, ये लाइट होगा, यहाँ पे ये क्या होगा, डार्क हो जाएगा, तो ये इसको कहते हैं ये लाइट सर्कल, ठीक है। तो विषुवत रेखा जो है उसको, ये विषुवत रेखा को हाफ काटती है, ये कौन सा, ये जो लाइट सर्कल है। इस वजह से भूमध्य रेखा पे हमेशा जो है 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है, ठीक है। और बाकी जगह जो है वो डिपेंड करता है कि सन उत्तरायण है कि दक्षिणायन, उस हिसाब से दिन और रात बढ़ता है। पृथ्वी के 66.5 डिग्री कोण पर बनाती हुई, मतलब है कि पृथ्वी क्या है, वो थोड़ी सी झुकी हुई है, 66.5 डिग्री, यहाँ से 66.5 डिग्री एंगल पे वो झुकी हुई है और परिक्रमा करती है, इसके लिए उत्तरायण की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ती जाती है, और दक्षिणायन होने पर दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि घटती जाती है। इसमें आप लोगों को पता है कि कैसे जो है उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। ये हमारा सन है,
और ये अर्थ है अगर, तो चूँकि अर्थ क्या है, वो झुकी हुई है 23.5 डिग्री पे इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो कभी सन जो है वो क्या होगी, कैंसर के नज़दीक होगा, और यहाँ पे क्या होगा, सन जो है वो कैप्रिकॉर्न के नज़दीक होगा, है ना। तो ये क्या होता है, कभी कैंसर के नज़दीक होता है, कभी कैप्रिकॉर्न के नज़दीक होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये इक्वेटर के ऊपर होता है। ये मार्च और सितंबर का स्थिति होता है। तो ये कह रहे हैं कि दिन की अवधि अभी जैसे है कि यहाँ पे कैंसर पे होगा, तो इस वाले एरिया में क्या होगा, दिन की अवधि बड़ी होगी, यहाँ पे दिन रात बड़ा दिन छोटा होगा। जब यहाँ पे सन मकर रेखा पे आ जाएगी सन की सीधी रोशनी, तो यहाँ पे दिन छोटा होगा और यहाँ पे दिन बड़ा होगा, है ना। तो ये स्थिति होती है क्योंकि पृथ्वी झुका हुआ है। उत्तरायण की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बड़ी होती है और दक्षिणायन होने पर दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ती जाती है। अब यहाँ पे दिखा देंगे आप लोग कि किस किस अक्षांश में कितना बड़ा दिन होता है। अक्षांश 0 पे मतलब विषुवत रेखा पे 12 घंटा, 49 डिग्री पे 15 घंटा, 66 डिग्री 6.5 24 घंटा, 70 डिग्री पे 4 महीना, और 90 डिग्री मतलब नॉर्थ पोल या साउथ पोल जब जिधर भी होती है उत्तरायण होती है तो नॉर्थ पोल की तरफ, दक्षिणायन तो साउथ पोल पे 6 महीने का दिन होता है। तो ये दिन तो बड़ा है जितना जितना ऊपर नीचे जाते हैं, लेकिन इतना तिरछापन है जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी से सूर्य की दूरी। पृथ्वी से सूर्य की दूरी में अंतर होता है। पृथ्वी अंडाकार कक्ष के सहारे सूर्य की परिक्रमा करता है, जिस कारण 3 जनवरी को सूर्य की पृथ्वी से दूरी 147 मिलियन किलोमीटर अर्थात नज़दीक, जिसे कि उपसौर पेरीहेलियन कहते हैं, होती है। और 4 जुलाई को 152 मिलियन किलोमीटर दूर होता है पृथ्वी, जिसे कि अपसौर एपेहेलियन कहते हैं, ठीक है। और इस वजह से भारत में इंडिया का पोजीशन ऐसा है कि यहाँ पे चूँकि 3 जनवरी को नज़दीक होता है ना, तो 3 जनवरी को क्या होता है, हमारे यहाँ ठंड होता है, तो 3 जनवरी को नज़दीक होता है तो जितना ठंडा पड़ना चाहिए उससे 7% ठंडा हमारे यहाँ कम पड़ता है। और 4 जुलाई को ये दूर होता है, जब 4 जुलाई को हमारे जब गर्मी होता है तो इंडिया में जो है वो ये दूर होता है ना। दूर होने की वजह से हमारा 7-7% गर्मी भी कम होता है। तो हम लोग बहुत लकी हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हैं। ये हमारा ठंडा और गर्मी दोनों को कम करता है, ये एपिहेलियन और पेरीहेलियन। इसको हम ऐसा बना सकते हैं कि ये पेरीहेलियन है जब नज़दीक है, चूँकि अंडाकार इसका सर्कल है, इस पर घूमता है, ये पूरा गोल नहीं है, नहीं तो बराबर होता। यहाँ पे पेरीहेलियन पास में है और ये एपिहेलियन है, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे कि सब में एक डायग्राम बन जाए जितना हो सके। नेक्स्ट है सौर कलंक। सौर कलंक किसको कहते हैं, सूर्य के बाह्य सतह फोटोस्फीयर के गहरे रंग के शीतल क्षेत्र को सौर कलंक कहते हैं। इसका तापमान क्रोमोस्फेयर से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। क्रोमोस्फेयर होता है जो कि बाहर में जो अग्नि जल रहा होता है ना, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे कम होता है। जहाँ पे गहरे रंग होते हैं वहाँ पे 4500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, तो कंपेरेटिवली से ठंडा होता है और इसका रंग इसकी वजह से थोड़ा काला होता है। और इस जो है सौर कलंक जो अंदर में जो ब्लैक पॉइंट होता है, स्पॉट होता है, उसको अम्ब्रा कहते हैं, तथा उसके चारों ओर हल्के रंग की पेनुब्रा, हल्का रंग एक होता है, पेनुब्रा कहते हैं। जब सौर कलंकों की संख्या में वृद्धि होती है तो सूर्य के विकिरण अधिक होता है। इसका 11 साल का चक्र होता है, ठीक है। सिंपल सा बात है कि जब सौर कलंक होगा, जो जितना ज़्यादा बनेगा वो हमारा सूर्य तक उससे ज़्यादा निकलता है। नेक्स्ट है, अब 5वां है वायुमंडल का प्रभाव। क्या क्या वायुमंडल क्या किस किस चीज़ को कैसे प्रभावित करता है हमारे सूर्य तप को। चुंबकीय विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय सौरिक विकिरण तरंगों को हल्की पृथ्वी की सतह पर पहुंचने के लिए 149.7 मिलियन किलोमीटर की औसत दूरी को तय करते हुए सूर्य एवं पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है। कितना हमारा दूरी है, 149.5 मिलियन किलोमीटर दूरी है पृथ्वी और सन के बीच का, और इसको लेकर के इतने दूरी को सूर्य तप को पहुंचना पड़ता है, जिसमें सौर ऊर्जा का चरण होता है। वो नेचुरली कि उतने रास्तों से गुजरेगा तो उसका टेम्परेचर कहीं ना कहीं कम होगा ही, जो विलोम वर्ग नियम से नियंत्रित होता है। इसके अनुसार प्रकाशित क्षेत्र से या ऊर्जा स्रोत से प्रकाशित क्षेत्र के बीच वर्ग दूरी के अनुसार बदलती जाती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या है,
कौन कौन सा वायुमंडल में क्रिया होती है? पहला है रिफ्लेक्शन। सतह पर पहुंचने वाली विकिरण ऊर्जा के जितने भाग का वापस परावर्तन हो जाता है उसे अल्बिडो कहते हैं। ठीक है, अल्बिडो कहते हैं, मतलब कि जो भी भाग वापस हो जाता है सन पूरी की पूरी तरह, कोई भी चीज़ पे जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो उसको ग्रहण नहीं कर पाता, कुछ ना कुछ उसको रिफ्लेक्ट कर जाता है। जैसे आइस है ना, ग्लेशियर होता है, वो क्या रिफ्लेक्ट कर देता है? पानी रिफ्लेक्ट कर देता है। कई ऐसे चिकने जो चीज़ होते हैं, पत्थर होते हैं इस टाइप के, वो पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस भेज देते हैं। इसको कहते हैं, इस क्रिया को कहते हैं अल्बिडो, है ना। साथ ही सूर्य एवं पृथ्वी की सतह के बीच जितना कम कोण बनेगा प्रत्यापन बढ़ता जाएगा। जितना कम कोण बनेगा मतलब जितनी तिरछी होगी, है ना, उतना ज़्यादा ही रिफ्लेक्ट होगा, वापस चला जाएगा। यह हिमाच्छादित सतह, नग्न सैल वाली सतह, जुता हुआ खेत, जल सतह, धूल कण, जलवाष्प से होता है। पृथ्वी की औसत 30% अल्बिडो होता है। जो टेम्परेचर पृथ्वी पे आती है उसका 30% जो है उस वायुमंडल के ही या अन्य चीज़ों से वापस वो तापमान जो है, सूर्य तप जो है वो वायुमंडल को चला जाता है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। विशरण, इसको कहते हैं डिफ्यूज़न। वायुमंडल के धूलि कणों तथा जल कणों का व्यास जब प्रवेशी सौरिक विकिरण की तरंग दैर्घ्य से लंबी होती है तो विद्युत चुंबकीय लघु तरंग सौरिक विकिरण के प्रकीर्णन स्कैटरिंग हो जाता है। इसे ही विस्तृत प्रत्यावर्तन कहते हैं। ये क्या कह रहा है कि जो हमारा कण आ रहा है, जो वेवलेंथ का जो विकिरण आ रहा है, सूर्यातप आ रहा है, उसका जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ किसको कहते हैं? जो ये वेव, कोई भी चीज़ वेव के रूप में आती है तो ये दो ऊंचे जो होते हैं इसके बीच की जो डिस्टेंस उसको वेवलेंथ कहते हैं। तो अगर जो सन के द्वारा जो आ रहा है विकिरण उसका वेवलेंथ और जो हमारे जो वायुमंडल में जो डस्ट पार्टिकल्स है या जलवाष्प के कण हैं उसका जो लेंथ होगा, उसका जो भी साइज़ होगा वो इसके वेवलेंथ के साइज से बड़ा होगा तो स्कैटरिंग हो जाएगा। स्कैटरिंग मतलब हुआ कि जैसे सूर्यातप आया है ना और वो टकराया डस्ट पार्टिकल से तो वो पूरा बिखर जाएगा, वो एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, प्रत्यय वो बिखर जाता है, स्कैटरिंग हो जाता है, मतलब चारों तरफ से वो फैला देता है लाइट को। ठीक है, तो ये कब होगा? जब धूल कण का जो व्यास होगा, ये जो रेड जो है ना, जो व्यास होगा वो उसके तरंग दायरे के लेंथ से बड़ा होगा, तब ये डिफ्यूजन या तब ये स्कैटरिंग होगा। ठीक है, तो इसे ही विस्तृत या प्रत्यावर्तन कहते हैं। इस सौरिक विकिरण जो प्रकीर्णन हो जाती उसका कुछ भाग शून्य में चला जाता है, कुछ निचले वायुमंडल में मौजूद रहती है। इसी कारण हम चंद्रमा के अंधेरे भाग को देख पाते हैं। इसी विकिरित ऊर्जा को आकाश का विसरित नीला प्रकाश या विसरित दिवा प्रकाश भी कहते हैं, डिफ्यूज डे लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी वजह से ही जब सूर्योदय नहीं होता, सन के आने से पहले ही हमको सन का लाइट दिखने लगता है, दिन हो जाता है। और वैसे ही जैसे रूम बंद होता है, सन की सीधी रोशनी नहीं आ रही होती है, तो भी क्या होता है कि रूम में लाइट होता है। इसी डिफ्यूजन की वजह से ये जो स्कैटरिंग होता है ना लाइट का, इसकी वजह से हमको अंधेरा में भी लाइट, मतलब जहाँ पे सूर्य की सीधी रोशनी होती है वहाँ पे भी हमको लाइट दिखता है। अब नेक्स्ट है अवशोषण। ये क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। प्रवेशी विकिरण ऊर्जा, मतलब जो सूर्य के द्वारा आ रहा है, कि कुछ भाग को किसी तत्व या वस्तु द्वारा अपने ही आत्मसात या धारण करने तथा उसे उष्मा ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। मतलब जो एब्जॉर्ब कर लेता है उसके टेम्परेचर को, उसको कहते हैं अवशोषण। अवशोषण की प्रक्रिया जलवाष्प, विभिन्न गैस, धुआं, धूलिकणों द्वारा होता है। जलवाष्प कैसे करता है इसका काम? सौरिक विकिरण का तरंगदैर्घ्य 0.9 से 2.1 माइक्रोन के बीच का सर्वाधिक अवशोषण करता है। जल जो है कितना, जो लेंथ होना चाहिए उसका विकिरण का 0.9 से 2.1 माइक्रोन के वाले को सबसे अधिक जलवाष्प उसको शोषित करता है। और जैसे पार्थिव विकिरण का अवशोषण भी अधिक करता है। पार्थिव विकिरण जो धरती से जो ऊष्मा निकल रही है तो उसको कहते हैं। तथा पराबैंगनी तरंगों के लिए भी पारदर्शक ये होता है, बट पराबैंग अल्ट्रावायलेट जो तरंगें होती हैं उसको ये एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसको वापस धरती पे ही भेज देता है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन जो गैस है हमारे वायुमंडल में, ये लघु तरंगदैर्घ्य पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। ये अल्ट्रावायलेट रे को अवशोषित कर लेती है, लेकिन पानी जलवाष्प नहीं कर पाता है। ओजोन तो सबसे ज़्यादा अल्ट्रावायलेट किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है, जबकि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 0.4 से 0.7 माइक्रोन के बीच की होती है। यह बचकर पृथ्वी के सतह तक पहुंच जाती है।
लेकिन दृश्य प्रकाश जो होता है वो पृथ्वी तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से पृथ्वी गर्म होता है। प्रकीर्णन स्कैटरिंग, वायुमंडल में स्थित गैस तथा अणुओं के द्वारा जिसका व्यास सौरिक विकिरण की तरंग दायरे से छोटी होती है। इसमें डिफ्यूज़न में क्या था कि जो कण है उसका साइज़ बड़ा होना चाहिए, विकिरण जो सूर्य के द्वारा उसका छोटा होना चाहिए, या उल्टा है कि जो कण है उसके साइज़ छोटे होने चाहिए और जो सौरिक विकिरण है उसका साइज़ बड़ा होना चाहिए। तब ये काम होता है ना, विभिन्न दशाओं में विकिरण डिफ्यूजन कर देती, इसे प्रकीर्णन स्कैटरिंग प्रोसेस कहते हैं। लघु तरंग विकिरण दीर्घ तरंग विकिरण की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन होता है। ठीक है, इस ढंग से ये इतने सारे पॉइंट्स हैं हमारे जो कि सूर्यातप को प्रभावित करते हैं। इसके ये तो आपका चैप्टर, ये लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस चैप्टर्स में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जिसमें कि जो कि हम एक बार पढ़ लेते हैं। आप लोग से अगर पूछा जाएगा तो आप लोग आराम से कर लोगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है ये हम लोग फटाफट करेंगे। क्वेश्चन आ सकता है, सूर्य से निकले लघु तरंग सौर विकिरण का गति कितना है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये जो है ना शॉर्ट वेव्स आता है सूर्य का। इसे धरातल पर आने में कितना मिनट लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 मिनट 30 सेकंड। दूसरा है, सूर्य पृथ्वी की औसत दूरी कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर है ना, या फिर 10 करोड़ किलोमीटर्स को हम लोग 10 करोड़ नहीं 15 करोड़ है ना, 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का धधकता हुआ जो गैस है वो गैस का गोला है, ये इसका और सूर्य का जो व्यास है वो पृथ्वी का 100 गुना है, तथा उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, वो 1 लाख गुना अधिक है। किसका, सूर्य का, पृथ्वी से। सूर्य का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। पृथ्वी के वायुमंडल का -23 डिग्री सेंटीग्रेड है वायुमंडल का तापमान, और धरातल का कितना 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एवरेज है। सूर्य में हाइड्रोजन 90% और हीलियम 10% है। सूर्य के बाह्य सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं, इसको प्रकाश मंडल भी कहते हैं। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को फोटॉन कहते हैं। सूर्य की सतह से ऊर्जा तथा विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा विकिरण होता है, इसका साधारण विकिरण नहीं होता, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा इसका विकिरण होता है। सूर्य के धरातल के प्रत्येक वर्ग इंच विकिरण ऊर्जा 10,000 अश्व शक्ति के बराबर होती है, जो स्थिर होती है। सूर्य के विकिरण पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट 2 ग्राम कैलोरी प्राप्त होती है। सूर्य के 4 प्रमुख मंडल हैं, कोर जिसको कि केंद्र को कहते हैं, फोटोस्फीयर जो बाह्य परत को कहते हैं, क्रोमोस्फीयर जो चारों ओर जलती हुई जो गैस होता है उसको कहते हैं, उसकी परत को कहते हैं गैस की परत को, कोरोना सौरिक ब्रह्मांड में सबसे बाहरी मंडल को कहते हैं कोरोना। ठीक है, और फोटॉन कहते हैं जो ऊर्जा निकलती है उसको फोटॉन कहते हैं। फोटोस्फीयर में अनगिनत छोटे छोटे प्रकाशित क्षेत्र होते हैं फोटोस्फीयर में, जिन्हें ग्रैनुल कहते हैं। इसके चारों ओर ठंडी गैसों वाले अंधेरे क्षेत्र होते हैं जिसको कि सौर कलंक कहते हैं। गर्म तथा प्रकाशित भाग को फैकुला कहते हैं। सौर पवन सोलर विंड फोटोस्फीयर से निकले इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की धारा जो क्रोमोस्फीयर एवं कोरोना से प्रवाहित होती है ये एटॉमिक कण पृथ्वी के चुंबकीय मंडल में प्रवेश करती है तो ध्रुवीय प्रकाश का निर्माण होता है। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल के पास में दिखता है। जब ये आता है ना, इसका ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सूर्य के द्वारा, और जब पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचती है ना तो एटॉमिक कण आपस में टकराता है तो ध्रुवीय प्रकाश होता है। ये आगे पढ़ोगे चैप्टर में। ब्लैक बॉडी क्या होता है, वह वस्तु जो प्रत्यावर्तन रिफ्लेक्शन के बिना आने वाली सभी विद्युत चुंबकीय विकिरण का अवशोषण कर लेती है। जो लगभग अवशोषण जो 100% कर लेती है उसको कहते हैं ब्लैक बॉडी। ये लगभग पृथ्वी भी आंशिक रूप से ये ब्लैक बॉडी का काम करती है। तरंग आवृत्ति किसको कहते हैं, किसी निश्चित समय में 1 सेकंड में किसी निश्चित केंद्र को गुजरने वाली सभी विकिरण तरंग की संख्या को तरंग दैर्घ्य आवृत्ति कहते हैं। जैसे मान लो कि एक पॉइंट है, 1 सेकंड का समय में जितना भी इस पॉइंट को वेव्स पार करेगा उसको कहेंगे वेव फ्रीक्वेंसी। ध्रुवों पर भूमध्य रेखा का केवल 40% ही सूर्यातप प्राप्त होता है। कहाँ पर, ध्रुवों पर। जितना भूमध्य रेखा पर अगर 100% हो रहा है तो ध्रुव पे इसका 40% ही होता है। सॉरी, पेरीहेलियन 147 मिलियन किलोमीटर, एपिहेलियन 152 मिलियन किलोमीटर। ये इसका टाइमिंग क्या है, 3 जनवरी, और इसका क्या है 4 जुलाई, ये भी याद रखिएगा। अल्बिडो किसी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाली विकिरण जिससे कि जितने भाग का वापस परावर्तन हो जाता है उसे अल्बिडो कहते हैं। ये प्रतिशत में इसको हम लोग हमेशा अल्बिडो को लिखते हैं, कितना % अल्बिडो हुआ। अल्बिडो सूर्य एवं पृथ्वी की सतह के बीच कोण द्वारा नियंत्रित होते, जितना कम कोण होगा उतना ज़्यादा अल्बिडो होगा। बस इतना, इतने सारे क्वेश्चंस, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव के, इसमें से ज़रूर 100% आ जाएंगे।
So thank you.